स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। मेडिकल विभाग एवं चिकित्सकों ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके महामारी रोकथाम पर कार्य किया जा रहा है, साथ ही सबसे मुख्य और खास बात यह है कि कोरोना कितने प्रकार के वेरिएंट में हमारे बीच आया है और अब उसके खात्मे के लिए किस प्रकार की अंतिम प्रक्रिया का दौर चल रहा है। आगे सुनिए सूचना इंडिया पर डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील का स्पेशल इंटरव्यू। देश दुनिया भर में कोरोना की रोकथाम के लिए भारत ने जो नजीर पेश की है उसमें चिकित्सकों का अहम योगदान रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के गृह नगर कोटा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत चिकित्सकों की भूमिका अपने आप में सराहनीय है। जहां 1000 के पार गए कोरोना पॉजिटिव की संख्या को अब मात्र एक आंकड़े पर सीमित रह गई है और मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखने को मिली। संपूर्ण शहर के चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कोटा की जनता को एक बेहतर चिकित्सकीय लाभ मिल रहा है। उनकी जान अब खतरे से बाहर है। वहीं जिले का सामाजिक संगठन व प्रशासनिक अमला कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। लगातार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आगे देखिए सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ रवि समारिया द्वारा कोटा के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील से खास चर्चा, जिसमें आप जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर अस्पतालों में क्या तैयारी है, साथ ही बाबा रामदेव द्वारा डॉक्टर पर की गई बात। मुसीबत और मुश्किल में हमें भगवान की याद आती है, लेकिन अगर वास्तविकता में और धरती पर हम बात करें तो मनुष्य जीवन के लिए भगवान सिर्फ डॉक्टर को ही कहा गया है और उस डॉक्टर के पेशे को चुनौती दी है इस बार योग ऋषि स्वामी रामदेव ने। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने हालिया एक बयान देकर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच एक जंग छेड़ दी, एक विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी रामदेव का कहना था कि उन्होंने जिस प्रकार से चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताया है, इस पर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईमा जिनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ये मांग की है और प्रधानमंत्री से भी मांग की है कि स्वामी रामदेव के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में देश भर के डॉक्टर्सों में आक्रोश है, सभी नाराज हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं और स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच हम बात करें स्थानीय स्तर राजस्थान के कोटा में हम मौजूद हैं और हमारे बीच इस वक्त मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील, जिसे आप CS सुशील के नाम से भी जानते हैं, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं। इनसे हम जानेंगे स्वामी रामदेव के आए इस बयान के ऊपर इनका क्या कहना है और उनमें कितना आक्रोश है और कैसे देखते हैं चिकित्सा व्यवस्थाओं में एलोपैथिक पद्धति को। स्वागत है सर आपका। स्वामी रामदेव जी ने हाल ही में एक बयान देकर और कहा है कि जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है उन्होंने चुनौती देते कहा है कि स्टूपिड पद्धति है और ये दिवालिया पद्धति है, मेडिकल साइंस में कोई एक विशेष स्थान रखती नहीं। क्या कहना चाहेंगे स्वामी रामदेव जी के इस बयान के बारे में? जहाँ तक मैं एलोपैथी की बात है, मैं बाबा रामदेव जी ने जो कहा है उसका बहुत खंडन करता हूँ। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इतनी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। आज पूरा वर्ल्ड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड एलोपैथी के पीछे चल रहा है। अभी मैं अगर कोरोना की बात करूं तो अगर कोरोना में अगर एलोपैथी से इलाज नहीं होता तो मेरे ख्याल से करोड़ों लोग मर जाते। हम ऐसा नहीं कहते हैं पेशेंट नहीं मरे हैं, पेशेंट एक्सपायर भी हुए हैं। जिनको कोरोना ने बहुत ज़्यादा जकड़ लिया तो पेशेंट एक्सपायर हुए हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक भी हुए हैं। आज डेथ रेट देखें तो 2, 3, 4%, 5% ज़्यादा, इस ज़्यादा डेथ रेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि 95% तो ठीक भी हुए पेशेंट। और मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ऐसी कौन सी पद्धति है एलोपैथी के अलावा जिसमें मरीज बहुत जल्दी ठीक होता हो? कोई पद्धति बता दीजिए। आयुर्वेदिक की बात करते हैं, आयुर्वेदिक अपने इंडिया तक सीमित है, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंडिया की पद्धति है। और बाबा रामदेव को तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो कथन देने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो कोई चिकित्सक तो है ही नहीं, न तो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, न यूनानी चिकित्सक है, न कोई होम्योपैथिक चिकित्सक है, न कोई दूसरा चिकित्सक है। बाबा रामदेव जो है योग चिकित्सक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक मनोरोग के भी चिकित्सक हैं, तो बाबा रामदेव द्वारा दिए गए इस बयान पर आप उनकी मानसिकता को कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि उनका दिमाग विखंडित मानसिकता, उनकी बहुत ही विखंडित मानसिकता है और उन्होंने अपनी विखंडित मानसिकता का परिचय दे दिया ये करके। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि देश दुनिया भर में जिस प्रकार से भारत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में नज़ीर पेश की है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखो, इसका जो श्रेय मैं पूरे इंडिया में हर व्यक्ति को देना चाहूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहा हूँ या मुख्यमंत्री जी को श्रेय दे रहा हूँ। सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है।
चिकित्सकों ने अपनी भूमिका निभाई है, नर्सिंग स्टाफ ने अपनी भूमिका निभाई है, मेरे दूसरे जो कर्मचारी उन्होंने निभाई है, यहाँ तक कि मेरे जो सफाई वर्कर हैं उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। पर लोगों ने बीच में थोड़ा सा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की, अदरवाइज ये इतना नहीं बढ़ता। लोगों ने तो सोच लिया था कि ये कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कोरोना, और बिल्कुल मस्त होके शादी ब्याह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। और अपना जीता जागता उदाहरण मैं देता हूँ हरिद्वार का जो मेला लगा, जो कि हर 12 साल में लगता है, अभी कम से कम मोदी जी को उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह से पूरे इंडिया में फैला है, जैसे पिछली बार जमात से फैला था, इस बार उससे फैला है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, सब धर्म इंडिया में है, इंडिया सारे धर्मों को मानता है, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता। पर कम से कम इस तरह के जो आयोजन है, जहाँ लाखों लोगों के आने की संभावना है, जहाँ हज़ारों लोगों के आने की संभावना है, उसको रोका जाना चाहिए ताकि ये कम से कम अभी रुके। अभी इस समय राजस्थान में लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रहे हैं, अनलॉक किया है, आज थोड़ा बहुत अनलॉक किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल मस्त हो जाएं। कोरोना फिर आ सकता है। तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर लाने वाले हम ही नहीं है, कोई दूसरा लहर नहीं आएगा, लाएगा नहीं कोई भी, हम ही है। अगर हमने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया, हमने डिस्टेंस मेंटेन नहीं की, तो मेरी ख्याल से वापस से कोरोना फिर आ जाएगा और हमारे लिए बहुत, आपके जो लहर आ गई है उसमें बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। अभी इस लहर में भी जैसा मैंने देखा, अस्पताल का सुपरडेंट होने के नाते 20 से लेकर 30 साल के बच्चे, माताएं, बहनें एक्सपायर हो रही है, बड़ा दुख पाता था जी। ऐसा दुख पाता था कि अभी जिनकी शादियाँ हुई है, अभी जो जिनकी खेलने को कूदने की उम्र है, और वो पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं, वो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना ये, मतलब मेरे को तो बीच में ऐसा भी सीन देखने को मिला कि मेरे अस्पताल में कहीं एक बेड की जगह नहीं बची। बेचारे लोग पता नहीं कहाँ से लोग आते थे, मैं उनको बेड नहीं दे पाता था। रात भर फ़ोन आते रहते, दिन भर फ़ोन आते रहते थे, मैं कई बार मदद नहीं कर पाता था। मदद करने की पूरी कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी मदद नहीं कर पाते थे। मैं अब तो ये सोचता हूँ कि ऐसी जो दुविधा है राजस्थान में नहीं आए, भारतवर्ष में नहीं आए, और मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड से ये निजात पालें हम लोग इससे। डॉक्टर साहब का कहना है, जैसे आपने सुना कि सरकारों को और आमजन को सलाह लेनी चाहिए कि कोरोना का अभी कहर थमा नहीं है और कोरोना एक प्रचंड रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है, और ये जो वैश्विक महामारी का दौर बना हुआ है, इसमें हर व्यक्ति को सबक लेना चाहिए, सावधान और सतर्क रहना चाहिए। और हम आगे डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि अगर सर हम स्थानीय स्तर पे बात करें, हम कोटा की बात करें, तो कोटा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या मानते हैं किस हद तक हम अभी सुरक्षित हैं? देखो, अभी पिछले जो 1.5-2 महीने से जो प्रयास चल रहे हैं वो तो सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय मैं मानता हूँ, पर फिर भी हमारी गाइडलाइंस के अनुसार अभी भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है। आप देख लीजिए, सुबह जाइए आप सब्जी मंडी में, वहाँ की अगर हालत देखें सब्जी मंडी की, तो हमें लगेगा कि यार कोरोना है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा। तो मैं प्रशासन निवेदन करूँगा, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक बार फिर वहाँ पर उन जगह पर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराएं। सुबह 10, 20, 25, 50, 100, 200 एक बार अगर पुलिस वाले भेज दिए तो दूसरे दिन से मेरे ख्याल से वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, सबके सब उस तरह से नहीं रहेंगे। लोग अभी भी वहाँ देखने को मिलता है मास्क लगा रहे हैं। तो ये कई तरह की बातें हैं जो इस तरह से हो रही है, तो इनकी पालना करना, गाइडलाइन की पालना करना हमें बहुत आवश्यक है। शादी ब्याह के लिए जो जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया 11 आदमी जाएंगे, तो 11 से 12 जाने की आवश्यकता नहीं है, मत जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं, शादी ब्याह तो इतनी फिजूल खर्ची करते हैं कि पूछो मत हो। तो वैसे देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, इससे गाइडलाइन की पालना भी होगी, ये कोरोना फैलेगा भी नहीं, और हम सब लोग दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं किस प्रकार से कोरोना से बचाव के लिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन की किस प्रकार से पालना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप संभाग के एक मुख्य चिकित्सा व्यवस्था को संभालते हैं और बतौर अधीक्षक के पद पर तैनात है न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में, जो एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर सेवाएँ दे रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे, किस प्रकार की वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, और जो कोरोना काल में जिस प्रकार का लोगों में डर और भय व्याप्त है उसे दूर करने के लिए वहाँ पे किस प्रकार के चिकित्सीय उपक्रम मौजूद है हमारे पास? अभी अस्पताल में ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट हैं हमारे पास में, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के अनुसार पिछले साल इसको कोरोना का बना दिया था। बीच में 2 महीने के लिए जनरल पेशेंट ने एडमिट करना चालू किया था, पर मार्च में वापस कोरोना कर दिया, और सारे पेशेंट हमारे पास कोरोना के आते हैं। कोरोना के पेशेंट आते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए से रहते हैं, बहुत समय से रहते हैं, उनको सब ज़्यादा डर सताता है कि हमारी मौत नहीं हो जाए, हमारी मौत नहीं हो जाए। यहाँ तक कि जो उनके साथ अटेंड होते हैं उनको भी डर लगा रहता है। मेरा सबसे पहले तो ये कि अटेंडेंट कम से कम कोरोना पेशेंट के पास रहें, कम से कम, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ कई बार देखने को आए 5-5, 6-6 अटेंडेंट हैं, तो वो तो क्या है कि, और कई बार देखने आ गए जो अटेंडेंट है, पेशेंट ठीक होकर चल जाता है, अटेंडेंट वापस आ जाते हैं, 3-4 अटेंडेंट फिर वापस उनके भर्ती हो जाते हैं। तो ये क्रम निरंतर चल रहा है। तो एक तो कम से कम अटेंड रहे,
जितने अटेंड कम होंगे बीमारी कम से कम फैलेगी। इस बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने बताई व्यवस्थाएं इस प्रकार से वहाँ व्यवस्थित हैं, बावजूद इसके जो किल्लत देखी जा रही है, जिसमें हम बात करें अगर चिकित्सा व्यवस्थाओं की, जिनमें अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या फिर बात करें हम ऑक्सीलीटर की या फिर ऑक्सीजन की, इन सभी की व्यवस्थाओं की वहाँ पर किस प्रकार की आपूर्ति है और क्या चीज़ अनुपलब्ध है? दरअसल जब जो ही कोरोना आया, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना इतना तीव्र गति से आएगा और इतनी भारी मात्रा में आएगा, इतनी भारी मात्रा में पेशेंट आएंगे। उस समय हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, यहाँ तक कि भारत सरकार की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोविड के लिए जो इंजेक्शन है, जो फ्रूटफुल इंजेक्शन है कोविड के लिए जो दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर वगैरह, उनकी मात्रा हमारे को पर्याप्त नहीं मिलती थी। बहुत दिक्कत आती थी हमारे को। पेशेंट है 600 भर्ती, 600 इंजेक्शन चाहिए, हमें मिलते थे 150, 200, 250। कैसे हम उसको आपूर्ति करें, सबको कैसे लगाएं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ऑक्सीजन की आई है। कहीं पर भी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, पूरे इंडिया में नहीं थे, कहीं पर भी सोच ही नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, कई रातें ऐसे निकाली हमने, जाग जाग के निकाली कि यार अगर ऑक्सीजन अगर ख़त्म होगी तो हम रात को क्या करेंगे। एक बार तो ऐसा हो गया हमारा 20 सिलेंडर बच गए मात्र, और अगर 20 सिलेंडर, अगर क्या लगता है 20 सिलेंडर खत्म होने में आधा घंटा, अगर हमारे को आधा घंटा गाड़ी नहीं आए तो हमारे अस्पताल में कम से कम 30-40 मौतें एक साथ हो जाए। तो ऐसे से भी हमारे पास दिन आए, पर ईश्वर ने पूरा हमारा साथ दिया। हमारे यहाँ के मंत्री महोदय ने, हमारे ओम बिरला साहब ने, MP साहब ने, सब ने साथ दिया। मैं किसी की ये नहीं कहूँगा, सब ने साथ दिया और बहुत साथ दिया, ताकि उनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती रही। और जो कोरोना काल में जिस प्रकार का लोगों में डर और भय व्याप्त है, उसे दूर करने के लिए वहाँ पे किस प्रकार के चिकित्सीय उपक्रम मौजूद है हमारे पास? अभी अस्पताल में ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट हैं हमारे पास में, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के अनुसार पिछले साल इसको कोरोना का बना दिया था। बीच में 2 महीने के लिए जनरल पेशेंट ने एडमिट करना चालू किया था, पर मार्च में वापस कोरोना कर दिया, और सारे पेशेंट हमारे पास कोरोना के आते हैं। कोरोना के पेशेंट आते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए से रहते हैं, बहुत समय से रहते हैं। उनको सब ज़्यादा डर सताता है कि हमारी मौत नहीं हो जाए, हमारी मौत नहीं हो जाए। यहाँ तक कि जो उनके साथ अटेंड होते हैं उनको भी डर लगा रहता है। मेरा सबसे पहले तो ये कि अटेंडेंट कम से कम कोरोना पेशेंट के पास रहें, कम से कम, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ कई बार देखने को आए 5-5, 6-6 अटेंडेंट हैं, तो वो तो क्या है कि, और कई बार देखने आ गए जो अटेंडेंट है, पेशेंट ठीक होकर चल जाता है, अटेंडेंट वापस आ जाते हैं, 3-4 अटेंडेंट फिर वापस उनके भर्ती हो जाते हैं। तो ये क्रम निरंतर चल रहा है। तो एक तो कम से कम अटेंड रहे, जितने अटेंड कम होंगे बीमारी कम से कम फैलेगी। इस बात का मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने बताई व्यवस्थाएं इस प्रकार से वहाँ व्यवस्थित हैं, बावजूद इसके जो किल्लत देखी जा रही है, जिसमें हम बात करें अगर चिकित्सा व्यवस्थाओं की, जिनमें अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या फिर बात करें हम ऑक्सीलीटर की या फिर ऑक्सीजन की, इन सभी की व्यवस्थाओं की वहाँ पर किस प्रकार की आपूर्ति है और क्या चीज़ अनुपलब्ध है? दरअसल जब जो ही कोरोना आया, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना इतना तीव्र गति से आएगा और इतनी भारी मात्रा में आएगा, इतनी भारी मात्रा में पेशेंट आएंगे। उस समय हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, यहाँ तक कि भारत सरकार की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोविड के लिए जो इंजेक्शन है, जो फ्रूटफुल इंजेक्शन है कोविड के लिए जो दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर वगैरह, उनकी मात्रा हमारे को पर्याप्त नहीं मिलती थी। बहुत दिक्कत आती थी हमारे को। पेशेंट है 600 भर्ती, 600 इंजेक्शन चाहिए, हमें मिलते थे 150, 200, 250। कैसे हम उसको आपूर्ति करें, सबको कैसे लगाएं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ऑक्सीजन की आई है। कहीं पर भी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, पूरे इंडिया में नहीं थे, कहीं पर भी सोच ही नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, कई रातें ऐसे निकाली हमने, जाग जाग के निकाली कि यार अगर ऑक्सीजन अगर ख़त्म होगी तो हम रात को क्या करेंगे। एक बार तो ऐसा हो गया हमारा 20 सिलेंडर बच गए मात्र, और अगर 20 सिलेंडर, अगर क्या लगता है 20 सिलेंडर खत्म होने में आधा घंटा, अगर हमारे को आधा घंटा गाड़ी नहीं आए तो हमारे अस्पताल में कम से कम 30-40 मौतें एक साथ हो जाए। तो ऐसे से भी हमारे पास दिन आए, पर ईश्वर ने पूरा हमारा साथ दिया। हमारे यहाँ के मंत्री महोदय ने, हमारे ओम बिरला साहब ने, MP साहब ने, सब ने साथ दिया। मैं किसी की ये नहीं कहूँगा, सब ने साथ दिया और बहुत साथ दिया, ताकि उनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती रही, कंटिन्यू ऑक्सीजन मिलती रही, और हम लोग पेशेंट को सर्वाइव कराते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक मरीज के अंदर और एक डॉक्टर के बीच में एक संवेदनशील रिश्ता होता है, उस रिश्ते को इस मानवता के, जो अभी ये सबसे बड़ा अभियान चल रहा है जहाँ पर मानवता को मानवता की ज़रूरत है, कैसे देखते हैं जब एक कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जो कहीं जगह से हताश और निराश होकर वहाँ पर पहुँचता है, उसे ये होता है कि भाई मुझे यहाँ तो बेड मिल जाएगा, यहाँ मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगी या फिर यहाँ पर मेरी जान बच जाएगी, तो उसे कैसे संभाला जाता है? ऐसा है, जब हमारे पास में बेड सारे फुल हो गए तो मैंने खुद ने आगे होकर OPD में 20 नीचे बिस्तर लगा दिए और 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिए, ताकि जो भी पेशेंट बाहर से आता है जिसको एकदम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ताकि उसको बाहरी ऑक्सीजन मिल जाए, अंदर तक नहीं जाए उसको, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, ताकि वहाँ पर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी उसको पेशेंट को रख सकते थे। और वहाँ के बाद में जो ऑक्सीजन मिल जाए, जो ही बेड खाली होते थे हम उसको अंदर ट्रांसफ़र करते थे। यही नहीं, हमने एग्जामिनेशन हॉल में कोविड वार्ड बना दिया,
100 बेड का कोविड वार्ड बना दिया, हमने 250 बेड का कोविड वार्ड यूनिवर्सिटी में बना दिया। सारे के सारे चल रहे थे। जो लोग कैटेगरी के पेशेंट हुआ करते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, उनको हम बाहर भेजते थे। जिनको हाई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, उनको पहले हम वहाँ रखते थे। उसके बाद में जो ही बेड खाली होता था, हम उसको अंदर ट्रांसफ़र करते थे। और पूरी डॉक्टर्स की टीम, पूरी नर्सिंग स्टाफ की टीम, सब के सब लगे रहे कंटिन्यू। उन्हीं की वजह से हम इसको विजय कर पाए। इसको हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अस्पताल का दौरा किया, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का। किस प्रकार के निरीक्षण किए और किस प्रकार की खामियों के लिए दिशा निर्देश दिए? माननीय ओम बिरला साहब ने इसका निरीक्षण किया था और कम से कम 1-1.5 घंटे हमारे साथ रहे। हमें कई तरह के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए, खास करके पेशेंट के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए। दूसरा उनका कहना था कि जो थर्ड लेयर की बात चल रही है पूरे इंडिया में, बच्चों के लिए हम किस किस तरह से क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड आप बच्चों के बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बेड जेके लॉन में और इसमें NMCH में, दोनों में जेके जितने मैक्सिमम बेड बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। उनका ये भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ऑक्सीजन कभी नहीं आने दूंगा, उसके लिए आप मत चिंता कीजिए। दूसरा उनका ये था कि जितना हो सकता है उतना हम जो बेड है ऑक्सीजन बेड मैक्सिमम करें। मेरे पास इस समय सारे बेड ऑक्सीजन हो गए। उन्होंने तीसरी बात की जोर दी कि ICU बेड और बढ़ाएं। मेरे पास में ICU बेड 130 थे, 130 के बाद में 60 बेड हमने और बढ़ा दिए और उसको 180 बेड कर दिया। अभी अस्पताल में कितने बेड की व्यवस्था है और कितने बेड उपलब्ध? अभी हमारे पास में 180 बेड है और 180 बेड में से हमारे पास में 110 बेड फुल हैं, बाकी बेड खाली चल रहे हैं, बिल्कुल खाली चल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्थाएं किस प्रकार से माकूल रूप और इंतजामात के साथ में जुटी हुई है, और साथ ही अभी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का वहाँ पर दौरा था उसके बारे में भी सर ने हमें बताया। और सबसे मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट और सेकेंड लहर के बाद में कोरोना की जो तीसरी लहर जो बच्चों के लिए सबसे घातक और सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही, उस लहर के इंतजामात और उसके आने से पहले वहाँ के प्रयास और व्यवस्थाओं के इंतजामात पर भी इन्होंने हमें बताया। और अब मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, तीसरी लहर जिसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रही है, उस पर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में मामला है बच्चों के लिए खासकर किस प्रकार के विशेष इंतजामात किए गए हैं उनकी जीवन रक्षा के लिए? देखो, ये बच्चों की जहाँ तक बात आ रही, बच्चों के लिए क्यों मान रहे हैं अपन? इसलिए मान रहे हैं कि 60 से ऊपर के वैक्सीन लग चुके हैं ज़्यादातर के। गवर्नमेंट ने 45 से लेकर 60 के बीच में फिर वैक्सीन लगाए, उनके भी लग चुके हैं। बीच में दूसरा भी इन्होंने मोर्चा खोला है, पर बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो वेव आएगी बच्चों के लिए आएगी, क्योंकि बच्चों वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा दिक्कत आ। तो उसी के लिए हम ICU बेड बच्चों के लिए बढ़ा रहे हैं, दोनों अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ भी बढ़े, यहीं बढ़ जाए। और यही नहीं, ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत सारे ले लिए हैं। इतने ऑक्सीजन, अगर बेड पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो जाएंगे हमारे पास में, ऐसा कोई बेड नहीं बचेगा जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं हो। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट माननीय धारीवाल साहब ने इतने सारे लगा दिए कि बस पूछो मत। तो इतने सारे दे दिए, अभी लगे नहीं है, इतने सारे दे दिए हैं कि सब जगह हर अस्पताल में लग जाएंगे, 3-3, 4-4 लग जाएंगे। अभी मैं NMCH की बात करूं तो इस समय मेरे पास में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है और 1 ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट है। आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही लोग कर रहे हैं, हाल ही में कोटा शहर के एक निजी चिकित्सालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाकर पानी का इंजेक्शन लगाने से एक महिला की जान चली गई। ये मामला प्रकाश में आया और काफ़ी तूल भी पकड़ा, जिसमें एक निजी चिकित्सालय का नाम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से मानवीय संवेदनाओं उनके साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो नर्सिंग कर्मी वहाँ था, ये उसके द्वारा किया हुआ करते हैं। उसी ने इंजेक्शन चुराए, उसी ने डिस्टो वाटर के इंजेक्शन लगाए, जो कुछ किया उसी ने किया। मैं यही चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा इस तरह की नहीं कर पाए। क्योंकि ये तो आज तो ये महामारी, कल हो सकता है दूसरी महामारी आ जाए। जैसे पहले स्वाइन फ्लू चल रहा था, अब ये आ गया। बहुत पहले से हमारी महामारी पहली नहीं है, 100, 200, 300 साल का इतिहास उठा के देख लें तो कम से 5-6 बार महामारी आ चुकी है और लाखों लोग मरे हैं उसमें। पर कम से कम इस तरह से चिकित्सक के जहाँ वो बैठता है उस जगह गलती ना हो। अच्छा, भीतर खाने एक बात भी निकल के आ रही है कि जो मामला निकल कर सामने है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का, इसमें एक बड़े सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टर की भी पार्टनरशिप सामने आ रही है। क्या कहना चाहिए? भाई, मुझे तो इस बात का मुझे नहीं पता है कि कौन सा डॉक्टर की इसमें पार्टनरशिप है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर कोई पार्टनर है इसमें इस तरह का है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाकायदा शेयर होती है। जैसे आज मान लो मेरे अस्पताल में कोई भी जैसे कोई घटना घटती है, किसी छोटी मोटी घटना भी, तो मेरे ऊपर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि मैं वहाँ का मुख्य चिकित्सक हूँ, मैं वहाँ का अधीक्षक हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर तो आती है। तो अगर ऐसा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो कोरोना संकट काल से निपटने के लिए जिस प्रकार से सरकार और शासन और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक मंच पर आकर जुट गई है, ऐसे में स्थानीय जिला प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको?
नहीं, जिला परिषद का बहुत अच्छा सहयोग है। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, प्रिंसिपल साहब, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। जितना भी जो कुछ कलेक्टर साहब ने तो इतना बोल दिया कि पैसों की कोई कमी नहीं है, आप तो जो भी कोई आपको साधन चाहिए वो तुरंत परचेज करें, तुरंत आप लें, बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कलेक्टर साहब कंटिन्यू हमारे संपर्क में, दिन में 3-4 बार खुद आगे हो कलेक्टर साहब फ़ोन करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हमारा साथ दे रहा है। यही बात नहीं है, माननीय धारीवाल साहब कंटिन्यू पूछते हैं, एक दिन में धारीवाल साहब का, अभी तो 2-3 दिन से नहीं आ रहे, पेशेंट कम हो गए, पर एक दिन में 4-4, 5 बार फ़ोन आता था धारीवाल साहब का, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, कोई दिक्कत आ रही तो तुरंत बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो कम से कम ये है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी, पॉलिटिक्स की बात करूँ, मैं पॉलिटिशियन की बात करूँ, सरकार की बात करूँ, कंटिन्यू ही सरकार साथ के साथ लगी हुई है। यहाँ के हमारे जो भी कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, सब के सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्थानीय विधायक संदीप शर्मा के लिए क्या कहना चाहिए? संदीप जी बीच में हमारे से पूछते हैं, बीच में संदीप जी भी जो भी मेरे को 2-3 बार आगे हो गए, उन्होंने फ़ोन किया, भाई कोई मदद मेरे से चाहिए तो डॉक्टर साहब बताओ। और उन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए के अभी सामान दिए हैं मेडिकल कॉलेज को, ऑक्सीजन का वो अपना वो दिया है, और स्ट्रेचर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है हमें।